Hello everyone, welcome in my chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the empirical formula and molecular formula. मैंने आपको लास्ट क्लास में empirical formula और molecular formula के बारे में बताया था. देखो जो molecular formula होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो उनके रियल नंबर में होते हैं. इट मीन्स जितने एटम किसी मॉलिक्यूल के किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उनके वो रियल नंबर होते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ग्लूकोज बताया था आपको. जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. इसका मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं. अंडरस्टैंड. ठीक इसी तरह एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर उन एलिमेंट्स का जो रियल नंबर होता है उनका एक सिंपल रेशियो होता है. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं होते बल्कि वो एक सिंपल रेशियो में होते हैं. ठीक है, तो बच्चों आज मैं आप इन दोनों के बीच में एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बीच में रिलेशन बताता हूं. ठीक है, कल हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा था और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं वहीं से, उसी के आगे से आपको करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू जो होता है n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. ये आपका एक कॉन्सेप्ट है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स होता है. ठीक है, अब बच्चों सोच रहे होंगे सर अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो मुझसे आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला तो वैसे ही फाइंड आउट कर सकते थे. तो बच्चों ये एक दूसरे से रिलेटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड के अंदर एक बात आती है सर व्हाट इज n क्या है. तो हियर n इज इक्वल्स टू, यहां पर n क्या है, n है मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, क्या है यहां पर n, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है उसका मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूले के मास से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा. क्या आ जाएगा बच्चों, n. और इस n को जब एम्पिरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. देखिए इस वाली टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाली टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. और कैसे लिख सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला का होल n. ओके, ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो. मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं. फॉर एग्जांपल वी नो वेरी वेल, आपको पता है ग्लूकोज. ठीक है, सब जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब जानते हैं. लेकिन मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास इसका दे रखा है आपको बच्चों 180. कितना दे रखा है, 180 ग्राम एमयू. हाँ, अगर एक मॉलिक्यूल का होगा तो वो एमयू, अगर एक मोल का होगा तो 180 ग्राम. ये आपको दे रखा है. और इसका मैंने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दिया था. इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2O. अंडरस्टैंड, कल बताया था मैंने, कल वाली क्लास में, आज फिर से बता देता हूँ. इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 है. तो इसका मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, जल्दी बोलो. कार्बन 12, ओके, एक ही है. हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल आपके पास आ गया 30. बोलो यस और नो. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. मुझे गिवन है 180 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिवन है मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला. बस दो चीज मुझे गिवन है. तो देखो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं. मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला 30 ग्राम. ओके, मुझे केवल ये गिवन था, ये क्वेश्चन है आपका और मैं यहां से आंसर निकालना शुरू कर रहा हूं. मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला मैंने फाइंड आउट कर लिया 30 ग्राम. बोलो यस और नो. अब मैं n निकालूंगा. n इज इक्वल्स टू, गिवन मास कितना है 180 ग्राम, कंपाउंड का मास कितना है 180 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा है 180 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला. मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है 30 ग्राम. ग्राम से ग्राम कैंसिल, 30 से 180 कट जाएगा 6 बार. तो n की वैल्यू कितनी आई 6. अब मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला
और इस पूरे का होल n। बोलो यस और नो, या n इंटू। तो चलिए इसको पुट करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला था मेरे पास CH2O, इसका होल 6। अंडरस्टैंड। तो चलो इसका होल 6 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 6C6H12O6। बोलो होगा या नहीं होगा, ऐसे कर दो या n से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन 6 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपका जो आ गया बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C6H12O6। और हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो चलिए अब इसी के लिए, यानी कि एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकता हूं और एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं। अंडरस्टैंड। लेकिन इस एम्पिरिकल फॉर्मूले को अगर मैं आपको मास परसेंटेज से निकलवाऊं तो कैसा रहे, है ना। कल हमने पढ़ा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसे भी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। तो एक क्वेश्चन है, देखिए ये रहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अंडरस्टैंड। इनका परसेंटेज गिवन है आपको, इट मींस मास परसेंटेज गिवन है। बच्चों कल हमने आपको किसी फॉर्मूले के अंदर से हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना सिखाया था। कल की क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको हर एक फॉर्मूले में एक एक एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना सिखाया था। हमने सबने निकाला था, जो भी फॉर्मूले में एलिमेंट दिया हुआ है उसका मास बटा टोटल मास इनटू 100 सिखाया था ना। आज मैंने आपको परसेंटेज दिया है और अब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने परसेंटेज दिया आपको बच्चों का, हाइड्रोजन दिया है इतना, कार्बन दिया है इतना परसेंट, क्लोरीन दिया है इतना परसेंट। अब मुझे मोलर मास, टोटल मोलर मास गिवन है 98.96 ग्राम। और अब मुझे बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ये क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, एनसीईआरटी में गिवन होंगे, आप पीछे के क्वेश्चन करोगे, लेकिन पहले इसको ढंग से समझ लो। अगर इसको अच्छी तरीके से समझ लिया, आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा इसको तरीके से करके दिखाता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बिल्कुल एक टेबल बनाई जाएगी, आप इजीली उस टेबल से कर सकते हो, है ना। सबसे पहले उस टेबल के अंदर जो कॉलम बनेगा वो कॉलम होगा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, है ना, या नेम ऑफ एलिमेंट्स, कुछ भी बना सकते हो, सिंबल लिख दो या नेम लिख दो, है ना। तो पहला कॉलम, मैं आंसर कर रहा हूं बच्चों, बड़ा सिंपल है आंसर। सबसे पहले नेम ऑफ एलिमेंट्स या सिंबल ऑफ एलिमेंट, या तो नेम लिख लो या एलिमेंट्स का सिंबल लिख लो। नेम ऑफ एलिमेंट क्या है आपके पास, कौन कौन है जल्दी बोलो। हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। बोलो यस और नो। एक कॉलम तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम होगा आपका मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये मास परसेंटेज आपको निकालना है। तो मास परसेंटेज कार्बन का कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जल्दी बोलो। 24.27%। ओके, परसेंटेज मैंने ऊपर लिख दिया, जरूरत नहीं है लिखने की। हाइड्रोजन 4.07% और क्लोरीन आपको गिवन है 671.65%। ये मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है। पहला नेम ऑफ एलिमेंट, दूसरा मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है, कार्बन का 24.27, हाइड्रोजन का 4.07 और क्लोरीन का 71.65%। अगला, अब देखो क्या करना है, अगला जो आपके निकलेगा वो है अगला कॉलम मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, अगला जो कॉलम होगा आपका वो होगा मोलर मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, या मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट, बोलो यस और नो। ये आपका अगला कॉलम होगा। बड़ा ही सिंपल बता रहा हूं मैं। देखो नेम ऑफ एलिमेंट, आप नाम लिख सकते हो, सिंबल लिख सकते हो, कार्बन, हाइड्रोजन,
है ना, ये लो। और क्लोरीन, कोई जरूरत नहीं है इतना सब करने की, सिंबल भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगले कॉलम में आपका 24.27 ये परसेंटेज आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। अगले कॉलम में नेक्स्ट कॉलम जो आपने बनाया है उस कॉलम के अंदर मास परसेंटेज को डिवाइड करना है उस एलिमेंट के मास से। हम सब जानते हैं कार्बन का मास 12 होता है, 12 होता है, तो 24.27 डिवाइडेड बाय 12। ओके, इसी तरह 4.07 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना होता है 1। इसी तरह 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5 क्लोरीन का होता है 35.5। याद रखना क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 होता है। चलो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 2.02, ऑलमोस्ट यहां पर आएगा 2.02। इसका तो ये आ जाएगा 4.07। बोलो इसका कितना आ जाएगा 4.07, इसका आएगा 2.02 और इसका 35 दूनी 70, इट मींस इसका भी ऑलमोस्ट आ जाएगा 2.02। तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ रही है। इसको सोल्व कर रहे हैं 2.02, इसको सोल्व कर रहे हैं 4.07, इसको सोल्व कर रहे हैं 2.02। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट जो भी गिवन है आपको क्वेश्चन में लिख लेना है, सेकंड कॉलम में परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज की एक चीज और बता देता हूं आपको। कभी कभी क्या होता है, दो एलिमेंट का परसेंटेज दे देता है, तीसरा एलिमेंट का नहीं कहता रिमेनिंग। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके, मान लो मैं क्लोरीन का परसेंटेज नहीं देता, मान लो मैं क्लोरीन का परसेंटेज नहीं देता, मुझे दिया हुआ नहीं होता और कह देता क्लोरीन भी है, तो फिर कैसे निकालते, दोनों को सम करके 100 में से माइनस कर देते। कल बताया था मैंने, टोटल परसेंटेज 100 होता है हमेशा। तो अगर आपको कोई भी एक गायब कर दे, ठीक है, तो बाकी बचे हुए को सम करो और 100 में से माइनस कर दो, उसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में फिर उनके एलिमेंट के मास का डिवाइड करना है, आपके पास ये वैल्यू होगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू यहां पर आ रही है, इस वैल्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको देखनी है। स्मॉलेस्ट देखो 2.02, 4.07, 2.02, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 2.02। कोई सी भी ले लो दोनों में से, मैं मान के चलता हूं ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस वैल्यू का इन तीनों वैल्यू में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उस वैल्यू से इन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो वो आपके पास आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल रेशियो। ठीक है, तो सिंपल रेशियो हम यहां निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटी, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2.02 है, उसको सबसे डिवाइड करेंगे। तो 2.02 ये वाला डिवाइडेड बाय 2.02। 4.07 को डिवाइड करेंगे वापस 2.02 से, और फिर 2.02 को फिर से डिवाइड करेंगे 2.02। देखो ये सबसे सिंपल वाली थी नीचे जो मैंने, यानी कि इन सब को डिवाइड करना है वो सिंपलेस्ट वैल्यू से करेंगे। तो आपके पास एक सिंपल रेशियो आ जाएगा 1, ऑलमोस्ट 2, और इसका आ जाएगा 1। देखो बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है 2.135 ऐसा आता है। आने दो, मुझे एक सिंपल रेशियो लेना है, तो उस नंबर को एक कंप्लीट नंबर में, एक होल नंबर में चेंज कर लो। अगर मान लो आपका यहाँ पर ये आ रहा होता है, मान लो यहाँ आ रहा होता 0.99, तो हम इसको कितना मान लेंगे, 1 मानेंगे। अंडरस्टैंड, यहाँ पर आ रहा होता 2.137, ये आ रहा होता मान लो सपोज, तो इसको आपको ये नहीं मानना है, आपको इसको ऑलमोस्ट 2 ही मानना है। समझ गए, तो ऐसे सिंपल सी वैल्यू आपको माननी है। अंडरस्टैंड, तो ये आपका 1 2 1 हो गया। बोलो यस और नो। तो आपके पास कार्बन निकला 1, हाइड्रोजन निकला 2 और क्लोरीन निकला 1। ठीक है, बोलो। और ये आपका रेडी हो गया मौलिक एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया कंपाउंड का, बोलो। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है बोलो 2, और क्लोरीन कितना है 1। यानी कि आपके कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH2Cl। क्या गया बच्चों, CH2Cl, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। लेकिन मुझे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। इसके लिए क्वेश्चन में आपको गिवन है मास, मोलर मास। तो
मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड बताओ कितना गिवन है, 98.96 ग्राम, बोलो यस और नो। एंड मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला या मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, जरूरी है, जभी तो हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूले का भी मास पता होना चाहिए। तो निकालो, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा 35.5। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करोगे, चलो मैं यहां दिखा देता हूं, इधर कर देता हूं 35.5, 12 और 2, ठीक है, 5, 9, 49, कितना है 49.5। ओके, तो आपके पास ये निकल रहा है बच्चों 49.5 ग्राम। ये आपके पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास। किसका मास आ गया ये, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास। आई होप आप इस क्वेश्चन को आज आपने नोट कर लिया होगा, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकता, आपको समझाना पड़ेगा पूरा। तो बच्चों अब मुझे निकालनी है n की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, n, और हम सब जानते हैं n कैसे निकालते हैं। n निकालने के लिए तो n इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे n, द मास ऑफ द कंपाउंड 98.96 ग्राम, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला मैंने बताया था n का, डिवाइडेड बाय, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि बच्चों को सही रहे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5, और यहां से n की वैल्यू आएगी 2। n वैल्यू कितनी आएगी 2, मैंने कहा था एक राउंड फिगर नहीं, आपको कंप्लीट एक होल नंबर लेना है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। चलो हम सब जानते हैं कौन सा फॉर्मूला निकाल रहे हैं अपन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा कंपाउंड का n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2Cl, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा C2H4Cl2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया देखो, C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया। तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आप दोनों फाइंड आउट कर सकते हो कैसे भी। ओके, एनी डाउट? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और बच्चों इसी तरीके से आपकी एनसीईआरटी बुक में, आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन गिवन है ऐसे, वो सब आपको करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मैं बार बार कहता हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी लगने लगेगा, और ऐसे ही करना है। इस तरीके से करोगे आपको मार्क्स भी मिलेंगे और इजी भी लगेगा। पहला कॉलम नेम ऑफ एलिमेंट, दूसरा मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तीसरे कॉलम में मास परसेंटेज और मास ऑफ एलिमेंट, दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है, फिर उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, मतलब उसका सब में डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो आपको जो सिंपल वैल्यू आएगी वही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगी। अगर कुछ पॉइंटों में आ जाए तो उसको इक्वल में मान लेना, और बच्चों उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसके बाद आगे ये सब। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपको पता है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि मैं आपको केवल अभी नाम बता देता हूं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, उनको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल हम आपको बता देंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से लॉस पढ़ेंगे, है ना। आपका ये मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपके गिवन हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है बच्चों। चलो मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या पढ़ेंगे आगे। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा बच्चों,
वो होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज कौन कौन से हैं? फर्स्ट पहला हम पढ़ेंगे यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला कौन सा पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। थर्ड हम लॉ पढ़ेंगे, तीसरा लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, TIONS, ठीक है। और फिफ्थ लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम या गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैलुसेक्स गैलुसेक्स जो है GAY गैलुसेक्स, ये साइंटिस्ट का नाम है। गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये जो लॉ है ये हम गैस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसलिए कोई हमें मेन तो ये चार ही पढ़ने हैं यहाँ पर, है ना। और एक आवागाद्रो लॉ भी आता है, वो भी हम वहाँ पढ़ लेंगे, आवागाद्रोज लॉ, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 6 लॉज को हमें यहाँ पढ़ना है। 6 में से भी 4 इंपॉर्टेंट हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। बस अभी फिलहाल आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।